नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आपका अपना एसपी सर से एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो बेटा डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में मात्रक और मापन पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले देखते हैं चैप्टर हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में जानकारी हासिल करी थी हमने, फिर हमने देखा मात्रक क्या होता है, फिर हमने देखा था पिछली क्लास में कि विमाएं क्या होती है ना। तो 2 क्लासेस में हम इतना कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब नीट हो या इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स अभी तक होती थी बेटा, उसमें विमाएं सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इवन जेईई हो, नीट हो ना, विमाओं पे बहुत बार सवाल आ चुका है। इसमें और भी मैं डिस्कशन करूंगा विमीय अनुप्रयोग के साथ ही साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद में सार्थक हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। सार्थक अंक पर पिछले जैसे मैंने आपको बताया पिछले 2-3 साल से एक सवाल जरूर आ रहा है। और फिर हम बात करेंगे त्रुटियां क्या होती है ना। त्रुटियां क्या होती है, त्रुटियों की गणना से भी सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। मतलब कि नीट की अगर मैं बात करूं तो नीट में भी पिछले 4-5 सालों से 1 से 2 सवाल एक यहां से आ ही रहा है। क्लियर बेटा, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और उसके बाद अल्पतमांक मतलब स्क्रू गेज और उसमें ही वर्णन कैलिपर की चर्चा करेंगे हम। तो आज की क्लास की कहानी, आज की क्लास में हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग करेंगे और अगर थोड़ा समय बचता है तो सार्थक अंक पर भी देखेंगे हम क्या होते हैं। चलो बेटा, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं ना। क्लास की शुरुआत करते हैं हम और हम ये समझते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है और हमें अब और भी क्या इंपॉर्टेंट बातें देखनी है। तो बेटा विमीय विश्लेषण में हमने विमीय विश्लेषण पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ा था कि विमाएं कैसे निकालते हैं। तो मैं उसमें आपको और भी 2-4 बहुत बढ़िया एग्जांपल देना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपको अगर मैं विमीय सूत्र दे दूं तो आप विमाएं निकाल सकते हो, लेकिन उसमें हम कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं बेटा कि अगर मेरे पास कोई भी एक भौतिक राशि है तो बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां थी जिनकी विमाएं समान होती है ना, जिनकी विमाएं समान होती है। तो उन भौतिक राशियों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कि ये 2 की विमाएं समान तो याद कर ले, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं। मैं वो भौतिक राशियों की विमाएं समान बता रहा हूं जिनसे 100% प्रोबेबिलिटी सवाल आने की, और ये 100% तरीके से आपको याद होनी चाहिए कि भैया ये भौतिक राशियां थी जिनकी विमाएं समान थी। क्लियर बेटा, है ना। इसमें कुछ बातें हमने पढ़ ली, कुछ बातें आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे भी। तो उन्हीं पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट LG, अंडर रूट M बटा K और अंडर रूट R बटा G। जैसे अगर आपने कक्षा 11वीं थोड़ी बहुत पढ़ी हो बेटा तो उसमें हमने देखा होगा अपने स्कूल में, ये जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L बटा G होता है सरल लोलक के लिए, है ना। और वही आवर्तकाल का फॉर्मूला अगर हम समझें एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए तो लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट M बटा K। और यही आवर्तकाल का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट R बटा G हो जाता है एक गेंद के लिए जो धरती के केंद्र के सापेक्ष गति या सरल आवर्त गति कर रही है ना। ये आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन ये सरल आवर्त गति आगे होगा। लेकिन आवर्तकाल के ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो इनमें अंडर रूट L बटा G, अंडर रूट M बटा K और अंडर रूट R बटा G की विमाएं समान होती है और इनकी विमाएं जो होती है वो M0 L0 T1 होगी। क्लियर बेटा। इसी प्रकार से हमने अभी हमने R पढ़ लिया है और C पढ़ लिया है ना। R पढ़ लिया है और C पढ़ लिया है। C क्या था हमारा, संधारित्र प्रतिधारिता थी, और R क्या था, प्रतिरोध था। ऐसे ही हम आगे चल के L पढ़ेंगे जिसे हम प्रेरकत्व कहते हैं। तो ये प्रेरकत्व, प्रतिरोध और इसके अलावा धारिता, इनकी विमाओं में भी एक बहुत गहरा संबंध होता है। तो जैसे अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जब हमने आरसी सर्किट पढ़ा था, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला लिखा था जिसमें अगर हम आवेश का मान लिखते तो Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e पावर माइनस t बाय RC लिखा था। तो बेटा जो R इंटू C है, R इंटू C इसकी विमाएं T के बराबर होती है। तो यहाँ पर R इंटू C की विमाएं T के बराबर होगी, R इंटू C की। इसी प्रकार L बटा R और अंडर रूट L इंटू C की विमाएं भी T के बराबर होगी। तो ये वो भौतिक राशियां है जिनकी विमाएं T होती है ना, केवल T। और इस बात की गारंटी मान के चलो बेटा, कहीं ना कहीं घुमा कर आपको जरूर पूछ लेगा वो सवाल। ठीक है, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल मुझे उसने धारिता की विमा निकालने का बोला, प्रेरकत्व की विमा निकालने का बोला, तो अब मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है कि अगर मुझे R इंटू C है तो C की विमा निकालनी तो R की विमा निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, R इंटू C की विमाएं समय के बराबर होनी चाहिए। तो वहां से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी भौतिक राशियां जिनकी विमाएं समान होती हैं, जैसे आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता और क्षय नियतांक, है ना। ये इन सब की जो विमाएं होती है ना, ये क्षय नियतांक तो अब बहुत आगे चल के क्लास 12th का आखिरी टॉपिक जो होगा बेटा, है ना, जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह पढ़ेंगे, है ना, नाभिकीय चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये बातें जाकर देखेंगे कि अगर मान के चलो मेरे पास 100 न्यूक्लिया है, 100 नाभिक है, तो वो 50 में टूटेंगे तो हाफ लाइफ बोलते हैं, है ना। तो उसमें ही उनका क्षय नियतांक भी आता है कि किस रेट से टूटेंगे। उसी प्रकार से वेग प्रवणता भी हम बता देते हैं, आवृत्ति, कोणीय वेग ना, इन सब के हमने पिछली क्लास में आपको विमाएं निकाल कर बताई थी, और ये सारी होगी M0 L0 T-1। ठीक है, वेग प्रवणता क्या होता है, वेग प्रवणता होता है वेग बटा लंबाई, है ना। लंबाई के साथ वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, और लंबाई या दूरी के साथ वेग में परिवर्तन वेग प्रवणता कहलाता है बेटा, है ना। तो आप चाहो तो लिख सकते हो वेग प्रवणता का फॉर्मूला, वेग प्रवणता होता है डेल्टा V बटा डेल्टा L। अच्छा, इसी प्रकार से कार्य, आंतरिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बलागुण, बल का गुणा, बलागुण और बल का गुण एक ही चीज होती है। इन सब की जो भौतिक राशियां हैं, इन सब की जो विमाएं होंगी बेटा, ये विमाएं M1 L2 T-2 सब ऊर्जा के बराबर होंगी विमाएं। लेकिन हम ऐसा भी याद रख सकते हैं इन भौतिक राशियों की विमाएं एक समान है। क्लियर बेटा। चलो अब हम आगे बात करते हैं, है ना। हम ऐसे कुछ भौतिक राशियां देखते हैं जैसे समझते हैं सब क्या लिखा है, है ना। विकृति, अपवर्तनांक, अपेक्षित घनत्व, कोण, मुझे पता है बेटा इसमें से कुछ आपको पता है कुछ नहीं पता है, तो जो नहीं पता थोड़ा सा आगे दे दूंगा, बाकी हम आगे फिर पढ़ेंगे इसे। घन कोण, दूरी प्रवणता, अपेक्षित विद्युतशीलता, अपेक्षित चुंबकशीलता आदि, है ना। ये सब जो भौतिक राशियां है ना, इसके साथ साथ आप चाहो आदि में तो आदि घर्षण गुणांक वगैरह भी लिख सकते हो, घर्षण गुणांक, ये भी हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। तो ये सब जो भौतिक राशियां है ये विमाहीन है। कैसी है बेटा, विमाहीन। क्यों? क्योंकि ये सब भौतिक राशियां जो आपके सामने लिखी हुई है, ये सब वास्तविकता में केवल और केवल अनुपात है, अनुपात है, सभी अनुपात है। जैसे अगर मैं बात करूं विकृति, तो विकृति होता है डेल्टा L बटा L, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, अपवर्तनांक, अपेक्षित घनत्व, है ना। तो ये सब कुछ क्या है ना, ये क्या है, यह वेग का रेशो का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, है ना, या प्रकाश की चाल, दो मीडियम में उनका रेशो जो होगा वो अपवर्तनांक होगा। अपेक्षित घनत्व क्या होता है, घनत्व किसी भी पदार्थ का बटा घनत्व पानी का। इसी प्रकार से कोण हमको समझता है, घन कोण हमने पिछली क्लास में समझा था, सॉलिड कोण मैंने आपको बताया था। ऐसे ही दूरी प्रवणता है मतलब बटा लंबाई, तो दूरी में परिवर्तन, या ये हो सकता है कि किसी दूसरे में हम इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर, है ना। तो इसमें आप आगे बढ़ रहे हो तो लंबाई में कितना परिवर्तन आ रहा है, इस मान लो तुम ऊपर चढ़ रहे हो आगे कितना बढ़ते जा रहे हो, इनका अनुपात। वैसे अपेक्षित विद्युतशीलता हमने पढ़ रखा है ना कि विद्युतशीलता किसी पदार्थ की बटे में हमने एप्सिलॉन R से चिन्हित किया था, और प्राविद्युतांक भी बोला था इसको, है ना। तो ये क्या था, विद्युतशीलता किसी पदार्थ की बटे में हवा की या वायु की या निर्वात की विद्युतशीलता। इसी प्रकार से ऐसा ही अपेक्षित चुंबकशीलता भी होता है, जिसे हम ये म्यू R से चिन्हित करेंगे। तो ये सब भौतिक राशियां में याद रखना अनुपात। तो अनुपात जो होते हैं ना, ऐसी भौतिक राशियां जो अनुपात में है, तो बेटा वे अनुपात और कोण, दो ही चीजें हैं, अनुपात और कोण, ये विमाहीन भी होती है
और इनका मात्रक भी नहीं होता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से एक है ना, कि ऐसा हो सकता है क्या किसी का मात्रक नहीं तो वीमा भी ना हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखो, तो इसमें हम ऐसा समझ लेते हैं टेबल के रूप में कि क्या जिसका मात्रक है वीमा है, वीमा है मात्रक है, मात्रक नहीं वीमा नहीं, ऐसा कुछ एक टेबल बना लेते हैं ना। देखो मैं केवल टिक करूंगा। अगर मान के चलो किसी के पास वीमा है तो मात्रक, वीमा है तो मात्रक होगा ही होगा, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? हाँ, वीमा होगी तो मात्रक तो होगा ही होगा, ये बात सही है। या लिख लो वीमा है तो मात्रक होगा ही होगा, वीमा है तो मात्रक होगा। ठीक है, मात्रक है तो वीमा हो भी सकती है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक्सेप्शन क्या? कोण है ना, कोण के पास मात्रक है लेकिन वीमा नहीं है। इसके बाद में अगर वीमा नहीं है, वीमाहीन है, अगर मान के चलो वीमा नहीं है, वीमाहीन है, तो अब आप बताओ मात्रक होगा या नहीं होगा? वीमाहीन है तो मात्रक होगा या नहीं होगा? तो सर ये तो फिर से वही वाली बात हो गई, कोण बात फंसा देगा कि कोण के पास वीमा नहीं है लेकिन मात्रक है, तो वीमाहीन है लेकिन मात्रक हो सकता है, मात्रक हो सकता है। इसका एग्जांपल कोण है ना, ये जो बात है ऊपर नीचे दोनों एक ही जैसी है। अच्छा, अगर किसी का मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है तो वीमाहीन होगा वह, तो वह भौतिक राशि वीमाहीन होगी ही होगी। अगर मात्रक नहीं है तो वीमाहीन तो होगी ही होगी। क्लियर है कहानी, है ना? तो ये मात्रक, इन सबका कोई मात्रक नहीं, इन सबकी कोई वीमा नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट से 4 स्टेटमेंट हमने आपको लिख कर दिए हैं, ये आपको बहुत बखूबी रूप से पता होना चाहिए। इनके बारे में हमने कल भी बहुत सारा डिस्कशन कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और प्रकार का डिस्कशन करते हैं, है ना। देखो इसके अलावा और क्या डिस्कशन करना चाहते हैं हम ऐसे कुछ भौतिक राशि एग्जांपल से समझेंगे, बाकी तो फिर आप आगे भी इस वजह क्वेश्चन करोगे तो बेहतर तरीके से समझ जाओगे ना। देखो मैं ऐसा लिखना चाहता हूं कि ऐसी भौतिक राशियां जो विमीय, अब मैं विमीय चर अचर, विमाहीन चर अचर की बात कर रहा हूं। चर अचर मतलब क्या होता है, देखो अपनी बात करते हैं ना। चर अचर, चर मतलब क्या होता है? जो बदल सकती हो, है ना, जो परिवर्तित हो सकती हो। तो ऐसी कोई भौतिक राशि संभव है जो विमीय चर हो, विमीय चर हो। देखो पहले एग्जांपल डिस्कस करें, विमीय चर तो जो जिसके पास विमा है और जो बदल भी सकती है। चर मतलब कि जो बदल सकती है ना, जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, जितनी भौतिक राशियां हमने पढ़ी है ना, जैसे यहां लिख लेते हैं वेग, चाल, दूरी, त्वरण, बल, है ना, जो भी भौतिक राशि आपने मन में सोच सकते हो तुम, दाब, है ना, ये सब आदि, ये सब भौतिक राशियां क्या है भैया? यह सब विमीय चर है, मतलब इनके पास विमा है और ये चर है, मतलब ये बदल सकती है। अच्छा, ऐसी कोई भौतिक राशि आपको पता है क्या जो विमीय अचर हो? विमीय अचर भौतिक राशि जो मतलब विमा, जिसके पास विमा है लेकिन उसका मान नियत है ना। मात्रक को गोली मार, मात्रक के बारे में नहीं सोचा, मैं सोच रहा हूं जिसके पास विमा है लेकिन उसका मान नियत हो। ऐसी कोई भौतिक राशि जिसके पास विमा तो है लेकिन उसका मान हमेशा नियत हो। ऐसा एग्जांपल बताओ। ऐसे ढेरों एग्जांपल हमारे पास, तुम स्पिन पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जी, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक, इसके अलावा कैपिटल जी, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसके अलावा K, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या भैया? विद्युतशीलता, है ना। ये विद्युतशीलता किसकी है? विद्युतशीलता किसकी? विद्युतशीलता वायु की या निर्वात की? ऐसी चुंबकशीलता वायु की या निर्वात की, ये मान हमेशा नियत रहने वाले हैं। इसी प्रकार से प्लांक नियतांक, हिंदी में लिख देते हैं, अंग्रेजी आ जाती है भारत में, आप अंदर में दबी हुई है बहुत ज्यादा। प्लांक नियतांक, है ना, ये जैसे जो भी नियतांक हम पढ़ते हैं, जो भी एक फॉर्मूले से बन रहे हैं ना, तो वो सब नियतांक कैसे होंगे? वे सभी नियतांक के लिए मान जो है ना, उनका मान जो है हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन उनके पास विमा भी है। तो ऐसे ये जो नियतांक होती है, विमा काफी बार पूछी जाती है, विमा को 100% याद होनी चाहिए सबकी, या पता होना चाहिए कैसे निकलेगी। जी की, के क्या है हमारा? अरे के क्या है? विद्युत नियतांक जो हमने पढ़ा था, के का मान 1/4 नॉट, म्यू नॉट, प्लैंक कांस्टेंट, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे स्टीफन नियतांक हम पढ़ेंगे। स्टीफन कांस्टेंट नियतांक मतलब कांस्टेंट, है ना। विन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट को सिग्मा से चिह्नित करते हैं। ऐसे विन नाम का एक्सपेंशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, विन कांस्टेंट होता है, हम बी से चिह्नित करते हैं, है ना। और इसके अलावा हजारों सोच सकते हो ना, ऐसे हर चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे बहुत सारे नियतांक आएंगे, है ना। बहुत सारे नियतांक आएंगे जो जिनके पास विमा तो होगी लेकिन वो उनका मान नियत होगा। तो ऐसे अभी हम आदि लिख देते हैं। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज के बारे में सोचते हैं, तीसरी चीज के बारे में। मतलब अब एक ऐसी चीज बतानी है आपको जो विमाहीन चर हो, मतलब जो जिसके पास विमा नहीं है लेकिन वो चर है, मतलब बदल सकती है। तो ऐसा कुछ सोचो जिसके पास विमा नहीं है लेकिन वह बदल सकती है। तो ऐसा तो बहुत सारी चीजें हैं। कैसे है? बहुत सारी चीजें बताओ जरा। तो बहुत सारी चीजें कैसे? ये सब कुछ जो हमने पढ़े, ये सब विमाहीन है ना, सब विमाहीन है और ये बदल सकते हैं। विकृति कुछ भी हो सकती है, अपवर्तनांक पदार्थ पर निर्भर करेगा, अपेक्षित घनत्व, कोण, ये सब बदल सकते हैं। तो ये क्या है भैया? ये विमाहीन है और चर है, मतलब बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोण हो गया, है ना, घर्षण गुणांक हो गया, अपेक्षित घनत्व, फिर अपेक्षित विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी सब कुछ लिखे हुए हैं, जो भी सब कुछ लिखे हुए बेटा, यह सब कुछ एक तरीके से हमारे तीसरे वाले में सेट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे चाहो तो आप उसी चीज को और भी एग्जांपल लिख सकते हो, और ऐसे हम एग्जांपल आगे भी देखेंगे। ऐसा सोचना है आपको कि जो जिसके पास कोई विमा नहीं है लेकिन वो हर एक पदार्थ के लिए अलग हो जाए, तो ये क्या हो गया भैया? यह विमाहीन हो गया और चर हो गया। अच्छा ऐसा सोचो अब, जो जिसके पास विमाहीन है और अचर है, ये सोचना पड़ेगा। विमाहीन है और अचर भी है, मतलब ऐसा कुछ जिसके पास विमा नहीं है लेकिन वो अचर भी, मतलब बदलेगा नहीं, मतलब बदल सकता है, मतलब नहीं बदलेगा। अब बताओ क्या होगा?
इसके एग्जाम्पल नंबर संख्या 5 है, उसकी कोई विमा नहीं है। इसके अलावा पाई ई है ना, तो ये सब कुछ क्या है, यह सब कुछ विमाहीन है और अच्छा है। तो बेटा किसी के पास विमा हो, चर भी हो सकता है, चर भी हो सकता है, विमाहीन भी चर सब हो सकते हैं। सबके एग्जाम्पल में बहुत खूबसूरती से लिखे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज का। आगे बढ़ते हैं हम बेटा, और इसी पर एक मैच द कॉलम एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। निम्न को मिलान कीजिए। अब आपको बताना है विमीय चर। बताओ भैया विमीय चर क्या होंगे, स्क्रीन पॉज करो, बताओ विमीय चर क्या होगा। सर विमीय चर मतलब जिसके पास विमा हो, हाँ, और जो परिवर्तित भी हो सके। अच्छा, तो इनमें से कौन सा विमीय चर है। सर बल दिखता है हमें जिसके पास विमा है और वो चर है, बल का मान बदल सकते हैं हम। विमाहीन चर मतलब इसके पास विमा नहीं है लेकिन वो बदल रहा है। ओहो, कौन ऐसा है जो विमाहीन चर है, तो इसके पास कोई विमा नहीं है लेकिन वह बदल सकता है। विमाहीन चर कौन, ये सब हमने ये सब एग्जांपल में पूछे जाते हैं, एग्जाम से पूछे जाते हैं। विमीय अचर मतलब इसके पास विमा है लेकिन वो नियतमान है। तो गुरुत्वीय गुणांक है ना, या गुरुत्वाकर्षण गुणांक, यह जो मान होता है, यह अगर आपको पता हो तो बढ़िया बात नहीं, पता तो बता देता हूं। 6.67 × 10 की पावर माइनस 6.67 × 10 माइनस 11 है ना। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये हमेशा नियत रहेगा, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाला। विमाहीन अचर मतलब कि जिसके पास विमा नहीं है और वो अचर है, मतलब कभी नहीं बदलेगा। तो बता भी तो सर वही कहा, पाई के अलावा और भी वगैरह हमने एग्जांपल देखे। चलो भैया, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने विमा मात्रक के ऊपर काफी सारा डिस्कशन कर लिया। अब पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई थी कि अगर हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग कर रहे हैं तो उसमें विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना है ना। ये एक एक डिस्कशन शुरू करते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो भौतिक नियतांक अथवा गुणांक की विमा ज्ञात करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, है ना। किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना, उसके बाद में नए संबंधों की स्थापना करना और दिए गए भौतिक संबंधों की विमीय रूप से सत्यता ज्ञात करना, है ना। अब इसमें भी हम ट्विस्ट वाली बातें पढ़ेंगे, जैसे विमीय रूप से सत्यता क्या होती है, भौतिक रूप से सत्यता क्या होती है ना। जैसे हमने मात्रक है, विमा नहीं है, विमा है, मात्रक नहीं है, घुमा दिया आपने, बस ऐसे कुछ एक बार करके दिखाऊंगा मैं। बस क्लियरिटी रखना, क्या बोल रहा है, शब्दों का खेल भैया, शब्दों का मोह माया है, शब्दों का माया जाल है, जो इसे समझ गया वो पार कर जाएगा। देखो चलो, तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये आसान सी बात, किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, तो इसमें और एग्जांपल कराने की जरूरत है क्या? नहीं, है ना। जैसे हमें ऑलरेडी पता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज शुरू कर देते हैं, त्वरण से शुरू कर देते हैं। तो त्वरण की विमाएं हमें पता है ना। देखो विमा से मात्रक बिल्कुल याद कर सकते हो। त्वरण होता है m0 l1 t-2। तो यहां पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक। तो सर m तो है नहीं, अगर मैं ऐसा ही पद्धति में क्या कर रहा हूं ना, अभी हमने क्या सोचा ऐसा ही पद्धति में क्या कर लेते हैं, सीजीएस पद्धति में, वो भी क्या कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। l मतलब लंबाई होता है, तो लंबाई के लिए लिखेंगे मीटर और लिखेंगे सेकंड की घात -2। हां सर ऐसा कर देगा, हां बिल्कुल यही कहा था। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से बल की बात कर लेते हैं। बल की विमा क्या होती है सर, m1 l t-2। तो इसके लिए लिखेंगे kg मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है भैया न्यूटन। ठीक है, अच्छा सीजीएस में बोलते तो सर ये ऐसा ही पद्धति में आ गई है, ऐसा ही पद्धति में। अच्छा सर सीजीएस में बोलते तो क्या करते हैं, सीजीएस मुझे उम्मीद है आपको बात बिल्कुल सिंपल सी लग रही होगी। m1 l1 t-2। तो अगर आपको विमा पता हो तो सीजीएस पद्धति में क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं, m को क्या लिखेंगे, m को लिखेंगे ग्राम। ठीक है, gm ग्राम। लंबाई को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और इस चीज को हम कहते हैं डायन। क्या कहते थे, डायन, है ना। चिन्ह द्वारा डायन की करते हैं, तो लिख देते हैं डायन। मैं भूत पे डायन नहीं बोल रहा, मैं डायन बोल रहा हूं, है ना। एक बार बोल के बताओ सर, मैं क्या बोल रहा हूं, डायन। मैं डायन नहीं बोल रहा हूं ना। तो हम हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी नहीं आते, तो डायन थोड़ा चलाओगे, ठीक है, डायन। ये सीजीएस है, ये एसआई में, ठीक है ना। ओ भैया डायन है, तो डायन नहीं, ये डायन नहीं है, डायन है। तो अब ये न्यूटन और डायन के बारे में और भी चर्चा करेंगे। ऐसे अगर आपको और भी भौतिक राशि दी हो तो उनका अगर मुझे नहीं लगता विमा दे दो तो मात्रक निकालना कोई बड़ी बात है ना। अच्छा सर ये आपको पता है न्यूटन को डायन बताऊं, नहीं पता तो तुमको नहीं पता, क्या दिक्कत है, तो फिजिक्स पता चल जाएगा। और सवाल में वो हमें केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही देगा, न्यूटन कम ही देगा। तो उसको पता है, बच्चों को कैसे पता होगा, ओहो इसको कैसे पता, या तो फिजिक्स पढ़ लियो, तो फिजिक्स पढ़ लिया नहीं, पढ़ी एग्जांपल नहीं का पेपर देना है। हां तो रामलाल तो नहीं का पेपर देना, तो फिजिक्स पढ़ लेगा ना, तो पता चल जाएगा कि अच्छा इसको ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। ऐसे एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैंने बात करी ऊर्जा की, आगे एग्जांपल कर रहा है ना, ताकि काम की बात कर पाए चैप्टर में आगे। हमने बात करी ऊर्जा की विमा क्या होती है, m1 l2 t-2 ऊर्जा की विमा होगी। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, ऐसे मात्रक पहले, हां ऐसे मात्रक बता दे बराबर, एसआई मात्रक। तो ऐसे मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर, है ना, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इस चीज को हम बोल सकते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। प्रश्न चिन्हित करेंगे जैसे, अरे अब ये भैया ये अगर तुम चूजे होते, है ना, कक्षा 11वीं वाले होते, अभी 10वीं पास करके आए, तो एक अच्छा तुम टाइम पास बता दे किसी में बीमा दे रहा हूं तो मात्रक निकाल, वाह वाह वाह, बहुत खुशी हो रही है सर, आज तो आपको सब बन रहा है। ऐसे टाइम पास करोगे क्या? चलो सीजीएस में बता दो, सीजीएस मात्रक क्या होगा इसका सर, इसकी जगह लिख देंगे ग्राम, इसकी जगह लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू सेकंड का स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं, इसे अर्ग कहते हैं, ERG। ठीक है, ऐसे अगर बहुत सारी भौतिक राशि हमने पढ़ी है, आप चाहो तो निकालो। कल हमने बहुत सारी भौतिक राशि पढ़ी थी जिनकी हमने क्या लिखी थी, विमा लिखी थी। तो विमा से मात्रक ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं, हमने भौतिक राशि की दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात कर लिया, किससे ज्ञात किया, विमा से। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले अनुप्रयोग की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भौतिक नियतांक अथवा गुणांक की विमा ज्ञात करना, बिल्कुल सही बात, किसी भी भौतिक गुणांक की विमा ज्ञात करना। जैसे अगर मैंने आपको बताया था ना भौतिक गुणांक, तो ये सब क्या है, ये सब विमीय अचर है, मतलब ये विमीय रूप से मतलब के पास विमा है और यह मानक रूप से जो मान है वो अचर रहने वाला, कभी बदलने वाला नहीं है। तो इसमें एग्जांपल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब ये अगर आप देखें इतिहास में, तो इतिहास में कितनी एग्जाम्स में पूछा गया, कितने साल पूछा गया, मैं यहां पे लिखूं तो यहां तक आधी 2-3 लाइन भर जाए, आधी स्लाइड भर जाए इसमें। इतनी बार इतनी एग्जाम्स में गुरुत्वाकर्षण नियतांक की मात्रक पूछी गई है ना, मात्रक और विमा पूछी गई। क्लियर है? तो या तो तुम्हें उसका मात्रक पता हो तो तुम विमा निकालो, या अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मूले से या सूत्र से हम कैसे उसका मात्रक और विमा दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार सूत्र से निकाल के देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल बराबर होता है G m1m2/r²। यहाँ यही फॉर्मूला है। तो बेटा जी का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा F गुणा r²/m1m2। मैं फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, ताकि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये वैसे तो अचर है, ये नहीं बदलने वाला है, ये बल पर दूरी पर m1m2 पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन हम तो बस ऐसे ही समझ रहे हैं ताकि हम इसका मात्रक और
विमा निकालता है। तो पहले मैं इसका मात्रक निकाल देता हूं तो सिर्फ विमा आ जाएगी, है ना, विमा निकालो से मात्रक आ जाएगा, दोनों बात बराबर है। तो मुझे यहाँ पर साफ दिखता है सर कि जो बल होगा, पहले मात्रक लिख लेते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, तो मीटर का वर्ग हो जाएगा। ये m है, ये m है, मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान का वर्ग हो गया, तो kg स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इसी प्रकार से अगर मैं सोचूं और समझूं और देखूं कि इसका विमा कैसे निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र कैसे निकाल सकता हूं इसका, विमीय सूत्र किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, विमीय सूत्र ज्ञात करें। कैसे करेंगे सर? पहले बल की विमा लिख लो, पहले बल की विमा लिख लो, m1 L1 t-2। अच्छा, अब दूरी की विमा लिख लो, L2 बटे में m2। m2 को कर दिया मीटर मास गुणा मास है, तो मास का वर्ग हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा सर? ये तो बिल्कुल ही आसान बन चुका है। ओ बोल भाई, बोल आसान है तू? हाँ, मैं बहुत आसान हूं। तो m की पावर -1 बन चुका है। अब पूछो मुझसे m ये कैसे आ गया, है ना? तो घर पर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आकर समझाया जाएगा कि यह कैसे आ गया। खुद से सॉल्व कर ले, कुछ तो कर ले। ये m1 है, m2 है, तो ऊपर जाके -2 बन जाता है, 1 -2 -1 बचेगा, L1 L2, तो ये L3 बन गया, और t-2 है, t-2 बच गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो भौतिक नियतांक है उसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे में एक दो और नियतांक को विमा ज्ञात करके बता देता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा, है ना। जैसे हम एक और की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं प्लांक नियतांक की। प्लांक नियतांक का हम कैसे विमा ज्ञात कर सकते हैं? तो प्लांक नियतांक की बात तो आता कहां है बेटा? अगर मान के चल कोई भी तरंग है, तरंग की जो ऊर्जा होती है वो समानुपाती होती है उसकी आवृत्ति की। ये केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि जो होता है वो समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति के। ठीक है, अब यहां पर से अगर मैं नियतांक, ध्यान से समझ लो भैया, ये 1000 बार बोल चुका हूं, 1000 बार बोलूंगा फिजिक्स क्लास में, लेकिन अगर एक भी ये बात गलत करके आ गया पेपर में, बात 100% आएगी नहीं पेपर में, कहीं ना कहीं जरूर लगेगी किसी न किसी फॉर्मूले में, किसी न किसी सवाल में, कि जब भी यहां पर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वो जो नियतांक आता है वो उस फॉर्मूले में दी गई चीज पर निर्भर नहीं करता है। भले विमीय रूप से या मात्रक के लिए हमको देखना पड़ सकता है, लेकिन उसका जो मान होगा वो उस फॉर्मूले में दी गई चीजों पर निर्भर नहीं करता है। काफी सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं, जैसे जी देखा, अभी पहले के देखा था, एप्सिलॉन देखा था, फिर धारिता देखी थी, ऐसे ही अगर हम देखें तो E बराबर होता है HF। ये जो H है बेटा, इसे हम कहते हैं प्लांक नियतांक। H का मान होता है प्लांक नियतांक। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक कोई बड़ी बात नहीं है। H का मात्रक निकालना, ये होगा जूल। ये F नीचे चले जाएगा, लो यार भैया लिख देता हूं एक बार से, डॉट देख H बटा F जो होगा वो E बटा F जो होगा वो H के बराबर होगा। E के बारे में सब पता है, F के बारे में सब पता है, H निकल गया ना यार, इसमें क्या समस्या है? मात्रक क्या होगा? मात्रक बता, मात्रक क्या होगा? तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा जूल बटे में सेकंड। ओहो, आवृत्ति होता है 1 बटा सेकंड। ये सेकंड की हाथ मैंने, तो सेकंड घूमकर ऊपर चले जाएगा और हो जाएगा जूल सेकंड। क्या हो जाएगा भैया? जूल सेकंड। तो भैया ये जूल सेकंड हो गया, तो विमा बता दो जल्दी से। विमा तो सर विमा निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी विमा निकालना है, विमीय सूत्र कैसे निकलेगा? यहाँ पर है जूल, जूल मतलब क्या हो गया? m1 L2 t-2 इन 2 में सेकंड मतलब t है, इतना आसान बिल्कुल। तो ये m1 L2, अब मैं कर दो t3, अरे t3 नहीं होगा, t-2 है, t1 है तो t-1 बचेगा। ये दोनों गुणा में है, घाते जोड़ना पड़ेगी, तो -1 -2 + 1 क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया समझना। या इसके अलावा और भी बहुत सारे नियतांक हैं जिसका मात्रक मैंने आपको निकाल के बता दिया ना, तो अभी मैं उनमें समय नहीं देना चाहता हूं। मैंने पिछली क्लास में निकाल के बताया थे ना, जैसे एग्जांपल, इसमें और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एग्जांपल के लिए मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट, के, सी, इन सब के हम पहले ही मात्रक निकाल चुके हैं, उनकी विमा पिछली क्लास में हमने बातें कर ली थी ना, विमा के बारे में पिछली क्लास में बात कर ली थी, तो आप वहां पर देख सकते हैं। ये सब कुछ भी इसी टॉपिक के अंदर वाली बात है ना। अब ये वहां पर निकाल दिया तो वापस निकालेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और हम इसी प्रकार से एक और नए अनुप्रयोग की बात करते हैं, है ना। तो तीसरा अनुप्रयोग क्या कहता है? किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना, है ना। मतलब क्या हुआ? जैसे न्यूटन का डायन में रूपांतरण। अब ये थोड़ा सा मजेदार है और इसमें सवाल भी मजेदार पूछे गए हैं, ठीक है। तो उन सवालों पे भी हम जाएंगे, पहले बेसिक पे चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, हमने ये रूपांतरण पढ़े, ये सीखे, उसके बाद हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सर कि n × u जो होता है वो नियत होता है ना। मतलब क्या है? संख्या या परिमाण लिखा था, परिमाण लिख देते हैं, परिमाण गुणा u। u क्या है बच्चों? u क्या है? u सर u क्या है? u क्या है? u था हमारा मात्रक, ये दोनों नियत है। अच्छा, अब मात्रक की जगह मैं विमा भी लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पर परिमाण गुणा विमा जो होगा बेटा, या विमीय सूत्र, वह दो भी नियत होना चाहिए। क्यों? अरे यार मात्रक जिसका मात्रक जैसा होगा वैसे तो विमा होगा ना, विमा से मात्रक, मात्रक से विमा निकाल रहे, तो मात्रक से विमा, विमा से मात्रक निकल जाएगा। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर ये दोनों नियतांक है ना, जैसे परिमाण और मात्रक नियतांक है, तो परिमाण और विमा भी नियत होने चाहिए उनका गुणनफल। तो देखो बेटा, अब हम इसी पे और चर्चा करते हैं, इस पे और चर्चा करेंगे सर। अब यहाँ पर हमें अगर डायन पता है या न्यूटन पता है, डायन में जाना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, परिमाण गुणा विमा नियत होना चाहिए, मतलब कि n1 × विमा। अच्छा सर, विमा न्यूटन की और डायन की एक ही होगी या अलग अलग होगी? हाँ सर, विमा तो एक ही होगी। अरे बल है ना, तो विमा तो वही होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं m1 L1 t-2 1। ये क्या लिखा मैंने? ये 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि जैसे आपको याद हो तो हमने n1 u1 = n2 u2 से चीजें सॉल्व करी थी, तो वहां तो आसान था। अब हमारे पास विमा है ना, तो विमा अलग अलग है, तो हालांकि सॉरी विमा समान है, लेकिन उसके अंदर मात्रक सेट करना है, वो अलग अलग रहेगा। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बातें लिख रहा हूँ। तो जगह n1, ये विमा क्योंकि m1 L1, ये m1 1, फिर m1 की पावर L1 की पावर 1 t1 की पावर -2, ये जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए n2 × m2 L2 t2। पावर वही चला, ये विमा वही लिखी, बस 1 to 1 2 क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये हो न्यूटन और मैं चाह रहा हूँ ये हो डायन। तो अगर ये होगा न्यूटन, ये होगा डायन, तो बेटा यहाँ पे मात्रक इनके अलग अलग रखना पड़ेंगे, इनके मात्रक अलग अलग रखना पड़ेंगे। ये वैसा ही तरीका है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी करके बताया है, लेकिन हम इसको और बढ़िया तरीके से समझना चाह रहे हैं और बेहतर तरीके से सवाल कैसे बनेंगे वो देखना चाह रहे हैं। तो देखो बेटा, अब ये हमारे पास एक और सूत्र सा बन गया, इससे हम किसी भी एक भौतिक राशि की पद्धति बदल सकते हैं। अब इस पे एग्जांपल करते हैं, जैसे हमारा जो डायन से न्यूटन बोला है या न्यूटन से डायन बोला, तो कैसे हल करेंगे? देखो इसको कैसे हल करेंगे हम, क्या करना होता है? अगर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं न्यूटन, तो मेरे को नहीं पता कि कितने डायन के बराबर है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन बराबर मैंने मान लिया कुछ n डायन के बराबर है, किसके बराबर है? n डायन हो सकती है कितनी भी। अब यहाँ तो 1 है, अब न्यूटन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, न्यूटन की विमा लिखनी पड़ेगी, m1 L1 t-2। अब ये 1 1 1 कर दिया, क्यों 1 1? क्योंकि डायन के अभी मैं विमा लिखूंगा तो m1 L1 t-2, तो यहाँ 2 2 2 कर दिया, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये न्यूटन है, ये डायन है, इनटू n, है ना। या हमारे लिए यहाँ पे n2 था,
अब ये n का मान निकालना है, क्या निकालना बेटा? अब इस n का मान निकाल के देना है। अगर इस n का मान हमने निकाल लिया, इस n का मान निकाल लिया हमने, तो अब हम ये पता कर लेंगे कि यहाँ पर 1 न्यूटन कितने डायनों के बराबर है, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर है, डायनों के बराबर है। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सर, m1 है ना। अब तो इसको नीचे लियो, तो जाएगा m1 बटा m2 की घात 1, ये नीचे लिया बेटा मैं ना, l1 बटा l2 की घात 1 और t1 बटा t2 की घात -2। तुम चाहो तो इस रूप में भी हमेशा के लिए याद रख सकते हो, ये एक रूप है, ये वाला रूप, या इसको नीचे लिया तो बात बराबर ही है। अब क्या करना होगा सर, इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो ऐसे ही करना होगा बेटा ना। तो m, अच्छा अगर 1 की बात करो तो न्यूटन, तो लिखेंगे हम केजी, यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, अच्छा l1 मीटर, ये था सेंटीमीटर, टाइम किसी में रखूं सेकंड में होता है, तो ये भी होगा सेकंड, ये भी होगा सेकंड की घात -2, ये बराबर हो गया सेकंड ने सेकंड को मार दिया। अच्छा मीटर सेंटीमीटर को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। तो कैसे मार सकता है सर? यहाँ पर आप केजी की जगह देखो, केजी की जगह ग्राम में कन्वर्जन करते हो, ग्राम की जगह केजी में करो, बात बराबर पड़ेगी। यहाँ पे लिखो 1000 केजी, ओह 1 केजी 1000 ग्राम लिख दिया मैंने, बटे में ग्राम इनटू 100 मीटर की जगह, मतलब 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया, बटे में सेंटीमीटर, वो तो कट गया था ना, इनकी घात 1 1 है। तो सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया, ग्राम ने ग्राम को मार दिया, तो यहाँ से n का मान आ गया। तो कितना आ गया? 1 2 3 4 5 0, तो 10 की घात 5 बराबर n होगा। मतलब क्या पता चला कि 1 न्यूटन जो है वो 10 की घात 5 डायन के बराबर है। ओहो, 1 न्यूटन जो है वो 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है। तो ऐसे हम इस प्रकार से एक मात्रा पद्धति से दूसरी मात्रा पद्धति में बातें कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मतलब स्टैंडर्ड तरीका से जो किताबों में भी होता है ना, जो अगर आप 11 की बोर्ड एग्जाम या 11 के एग्जाम देते तो उसमें करना होता। लेकिन हम सब क्या डायरेक्ट भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर न्यूटन लिख, डायन लिख, है ना, यहाँ पर डायन का लिख दे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर लिख दे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, और केजी और ग्राम में कन्वर्जन करके सीधे सीधे निकाल सकते, बात बराबर है। लेकिन अभी हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। इसी पर एक और एग्जांपल करवा देता हूं बेटा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सीजीएस से एमकेएस पद्धति में बदलना है। अब किससे में बदलना है? सीजीएस से एमकेएस में, एमकेएस से सीजीएस में, ठीक है। तो अब किसके बराबर होता है वो समझना होगा। तो गुरुत्वीय नियतांक, ओहो, तो सर पहले तो इसकी विमाएं पता होनी चाहिए, इसकी विमाएं तो हमें याद ही नहीं, देख लो पीछे जाकर पन्ना पलटा लो, या यहां पर हमने निकाला था गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं निकाली थी, m-1 L3 T-2, तो यहां पर लिख देते हैं m-1 L3 T-2, ठीक है। ये जी की विमाएं आ चुकी है। अब इसमें हमें एक से दूसरे में जाना है, तो फटाफट चले जाते हैं। कैसे जाएंगे देखो, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे गुरुजी, यहां पर लिखेंगे n1, ऐसे मान लो इस तरफ में लिख दिया एमकेएस, लिख दिया सीजीएस, इधर लिखूंगा एमकेएस, हमेशा और हमेशा सीजीएस ही करेंगे, ठीक है। वो सीजीएस एमकेएस हो जाए, एमकेएस सीजीएस हम बाद में सेट कर देंगे, चिंता मत करो। कैसे करेंगे देखो, अब समझ में आएगा। अगर मान के चलो ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर है, ये एमकेएस में। सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस में नहीं पता था, तो मान लो स्मॉल n, अगर सीजीएस में एमकेएस में बोलता है तो वो एक सीजीएस का मान लो, एमकेएस में n मान लो, बात बराबर है। n की वैल्यू इधर 10 की घात 1 आएगी तो 10 की घात -1 आ जाएगी, बस एग्जांपल बता रहा हूं, वो नहीं आएगी, जरूरी नहीं हुई है। चलो सीजीएस में क्या लिखेंगे सर? यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं हम, यहां पर लिखा होगा डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम का स्क्वायर, ये यूनिट हो गई, ठीक है। अब हमें इसका कन्वर्जन सीखना है, तो हम तो सीधे इस यूनिट सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी निकलता है, हमने अभी भी सीखा था। तो सर 1 मैं सीधे लिखूंगा बेटा m1 बटा m2 की घात -1, ये कहां से आ रहा है? l1 बटा l2 की घात -3 और t1 बटा t2 की घात -2, ये होगा n के बराबर। ये कैसे किया मैंने? n1 u1 बराबर n2 u2 सीखा भी मैंने, तो उसमें अभी मैंने आपको बताया बेटा, आप चाहो तो ये n2 का मान निकालने के नीचे ले जाओ, या सीधे सीधे यहीं से चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। इसको 1 रख लो और इसका n का मान निकल जाएगा। कैसे होगा देखो भैया, तो यहां पर सर m, तो m की घात 1, m1 क्या माना है हमने? m कैसे माना है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर केजी रख दो, इधर ग्राम रख दो, की घात -1 है। ओहो, ये क्या है? ये है सर l1, l1 होगा मीटर में और ये होगा सेंटीमीटर में, की घात 3, और ये होगा सेकंड में, वो भी होगा सेकंड में, की घात -2, और यहाँ पर आ जाएगा n का मान। सेकंड ने सेकंड को मार दिया, केजी ग्राम को मारे, उसके लिए क्या करना होगा? 1000 लिखना होगा सर, 1000 ग्राम लिख दो यहाँ पर, जैसा पीछे अभी 1000 ग्राम बटे में ग्राम की घात -1 है, इंटू 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मार दिया। तुम जैसा चाहो, मैंने आपको अभी भी बताया, अगर आपको ऐसा भाव लगता है यार सीजीएस से एमकेएस में करना था ना, तो हम तो ग्राम को केजी लिखेंगे, ग्राम को केजी लिखेगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्राम केजी तो 1/1000 हो जाएगा, 1000 के ऊपर चल जाएगा, केजी से केजी कट जाएगा, कहानी बराबर ही है, कहीं से भी देखो। इस होगा 1/1000, क्योंकि 10,000 की घात -1 गुणा 100 की घात 3, ओहो कितने जीरो कटेंगे रे सर? 3 जीरो कटेंगे, तो 3 जीरो बच गए, 3 जीरो बच गए। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर मैं समझूं n, तो यहां पर हो चुका है सर 10 की घात 3, n का मान आ चुका है 10 की घात 3, क्लियर? तो मतलब कि अगर यह 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की बात करी जाए तो वो 10 की घात 3 होगा सीजीएस यूनिट में, क्लियर है कहानी, है ना? तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में केजी स्क्वायर बराबर होगा 10 की घात 3 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में केजी स्क्वायर, क्लियर है? तो ऐसे हम गुरुत्वीय नियतांक को सीजीएस से एमकेएस में बदल सकते हैं। और तो आपने तो एमकेएस से सीजीएस में बदल दिया, अरे यार मतलब कैसी बात कर रहे हैं, इसमें इसको ऐसा लिखें, ये होगा 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में ग्राम स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखना मैं इसको इधर ले जाऊंगा, 10 की घात -3 हो गया, 10 की घात -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, बात बराबर ही है, इसको इधर ले जाओ, 10 की घात -3 हो जाएगा, लिखा वही है, क्लियर बेटा? चलो, तो ये सब कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पे कर रहे हैं, है ना? हमने इसमें एक और इसका अनुप्रयोग देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के एक दो और अनुप्रयोगों को समझते हैं, ठीक है? अब अगला जो है हमारे पास नए संबंधों की स्थापना करना, ठीक है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, इसमें हम एक दो सवाल करेंगे और इसमें एक नई बात सीखेंगे हम, ठीक है? जो हमें आगे काफी ज्यादा समझ आएगी, क्लियर बेटा? चलो, तो हम इसको करना शुरू करते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, है ना? इसमें बड़े एग्जांपल से सीधे बात करेंगे। वैसे नए संबंधों की स्थापना करना कहना क्या चाहता है? देखो क्या होता है बेटा, कि जैसे इस बात के बारे में आपको पिछली क्लास में बताते थे कि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर देते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात है ना, कि हां सर ये जो फॉर्मूला है, ऐसे जैसे सूत्र जो हमने पढ़े या समीकरण जो गति के समीकरणों का पढ़ेंगे, या इसके पहले जो सूत्र पढ़े वो हमने बना दिए कि सर अच्छा ये इस बात पर निर्भर करता है, इसको डिराइव कर सकते हैं, इसको +u+r + u+a डेरिवेशन हो सकता है इनका। लेकिन इसके अलावा आगे चलकर भी हम ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे जिनका डेरिवेशन नहीं कर सकते यार, है ना? जिनका डेरिवेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो या ये नियम जो होते हैं ना, नियम जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति ने नियम दिया, तो स्टोक ने नियम दिया ना। स्टोक का नियम क्या होता है कि अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास एक गेंद है जो वायु में या किसी भी दूसरे तरल पदार्थ में गति कर रही है ना, और जब वो गति करेगी तो उसमें लगने वाला घर्षण बल
क्या होगा ये निकालना है। तो सर घर्षण बल निकालने के लिए अब हमको तो पता ही नहीं हम कैसे निकालें, ये कोई डेरिवेशन होता है क्या? नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं होता है। क्या होता है बेटा, ये स्ट्रोक ने एक्सपेरिमेंट करे, उसको समझ में आया कि देखो यार ये जो घर्षण बल लगेगा है ना, वह गेंद में जैसे लिखा हुआ जब एक छोटा गोला किसी तरल से कम चाल से गुजरता है तो श्यान बल मतलब घर्षण बल को क्या कह सकते हो आप, घर्षण बल जो लगेगा, वायु का घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं, गति का विरोध करता है। ये प्रायोगिक रूप से त्रिज्या, प्रायोगिक रूप से हमको नहीं पता, उसने प्रयोग कर एक्सपेरिमेंट कर, अच्छा ये तो त्रिज्या जितनी त्रिज्या ले रहा हूं उसमें ज्यादा घर्षण बल उतना कम घर्षण बल का पता नहीं है, प्रायोगिक रूप से त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है और यहाँ पे तरल की श्यानता पर निर्भर कर रहा है। तो अब आपको बताना कि बल का फॉर्मूला क्या होगा ना, ऐसे सवाल हमको कैसे पूछे जाएंगे सर, हमको ऐसे सवाल पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा सूत्र सही संबंध हो सकता है, ठीक है, विमीय रूप से सही हो सकता है। तो अभी हम विमीय रूप से चर्चा करें, भौतिक रूप से उसमें बता देंगे, फिजिक्स के हिसाब से इन बातों पर निर्भर करेगा, लेकिन विमाएं क्या होगी, इसकी विमाएं क्या होगी वो डिस्कस करना है, क्लियर है। तो विमा क्या होगी समझते हैं, विमा कैसे समझ सकते हैं। देखो तो ये ऐसा करने से जरूरी क्यों, देखो बेटा क्या होता है, हमको इसका डेरिवेशन नहीं पता, डेरिवेशन कहां से डिराइव करें कुछ नहीं पता, तो हम विमीय विश्लेषण का सहायता लेंगे, विमीय विश्लेषण की सहायता लेंगे और उसको लेकर समझेंगे। अच्छा अगर मैं कहूं कि ये स्ट्रोक का नियम जो है वो त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है, श्यानता गुणांक पर निर्भर कर रहा है, तो सूत्र क्या बन सकता है। देखो बेटा सूत्र जो है वो विमीय रूप से सही होना चाहिए हमेशा। विमीय रूप से सही होना मतलब क्या है, देखो बल की विमा मुझे पता है, बल की विमा मुझे पता है, तो इसके फॉर्मूले में यहां पर क्या है, इसके फॉर्मूले में सिर्फ त्रिज्या है और वेग है और श्यानता गुणांक है ना। श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है मैं बता रहा हूं आपको, नहीं श्यानता गुणांक अभी के लिए क्या समझ सकते हैं, घर्षण गुणांक होता है ना, या जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होंगे ना, जैसे मतलब एक ही त्रिज्या की गेंद है ना और वह एक समान वेग से एक बार पानी निकलेगा शहद निकले, तो शहद कितना गाढ़ा ज्यादा है तो उसमें वेग या उसको प्रतिरोध ज्यादा मिलेगा, श्यान बल ज्यादा होगा उस पर, तो वो क्या है असल में किससे पता चलेगा, श्यानता गुणांक से ना, जो गाढ़ा होता है श्यानता गुणांक ज्यादा होता है, तो इन पर निर्भर कर रही है। तो बेटा मुझे नहीं पता कैसे निर्भर कर रही है, तो मैं करूंगा इसकी घात ए, इसकी घात बी और इसकी घात सी पर निर्भर कर रही है। अब हम ए बी सी का मान निकालेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है वह वेग पर, त्रिज्या पर और श्यानता गुणांक पर कैसे निर्भर कर रहा है। क्लियर है कहानी है ना। अब हमें बल की विमा बताइए, इन सबकी विमाओं का गुणांक बल की विमा के बराबर होना चाहिए, तो ही वो फॉर्मूला सही होगा। तो यहाँ पर क्या है सर, बल की विमा, सबकी विमा लिख देता हूं पहले। बल की विमा क्या होती है सर, m1 l1 t-2, और त्रिज्या की विमा होगी m0 l1 t0, वेग की विमा क्या होगी सर, वेग की विमा होगी m1 m0 l1 t-1। अच्छा सर श्यानता गुणांक की विमा क्या होगी, ओहो श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है, श्यानता गुणांक की विमा होती है m1 l-1 m1 l-1 t-1, ठीक है, ये श्यानता गुणांक की विमा होती है, अभी आप याद रख सकते हो। अब क्या करेंगे सर, ये सब कुछ उठाकर यहाँ रखो और ए बी सी का मान निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा m1 l1 t-2, ये बल है, समानुपाती होगा r की विमा क्या l1 ही लिख दो, तो l1 की पावर a l-1 की पावर b और m1 l-1 t-1 की पावर c। क्लियर है कहानी है ना। तो यहाँ पर से अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर से समानुपाती निकालने कोई कांस्टेंट का समान नहीं पता हमें, लेकिन जो भी कांस्टेंट आएगा वो विमा ही आना चाहिए, क्योंकि इसकी विमा और इसकी विमा एक समान होने वाली है अभी। तो यहाँ पर अब हम कैसे कर सकते हैं, देखो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे m1 l1 t-2 बराबर k। अब देखो यहाँ पर यह सब गुणांक है तो इनकी घात जोड़ सकता हूं, तो m की घात होगी c, l की घात होगी a है, ये b है और ये माइनस c है, तो ये a प्लस b माइनस c। क्या किया हमने, l तीन गुणा में है तो इनकी घात जोड़ी, तो इधर a इसकी घात b, अरे बाहर ना इसकी घात कितनी b हुई और बाहर इसकी घात कितनी हुई c माइनस c। इसी प्रकार से t लिखो बेटा, t क्या हो जाएगा, t की घात क्या है, t की घात है सर यहाँ पे माइनस b और यहाँ से निकलेगी माइनस c। अब विमीय रूप से अगर ये बराबर है तो यहाँ पे इनकी घात बराबर होना चाहिए, विमा क्या होती है, घात होती है, तो इनकी घात बराबर होनी चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं सर m की घात 1 है, m की घात c है, तो c का मान आ गया 1, l की घात 1 है और l का मान है a प्लस b माइनस c। अच्छा चलो यहाँ पर t की घात -2 है और उधर है -b माइनस c, तो c का मान आ गया, तो इधर -2 बराबर -c -1, इसे इधर ले लो बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, -2 + 1 बराबर -b, तो यहाँ -1 बराबर -b या b बराबर 1 लिख सकता हूँ मैं। ओहो b बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, देखो मगर ध्यान से, 1 बराबर a तो a ही है, b क्या है b 1 है, c क्या है 1 है, तो ये तो 1 1 माइनस 1 0 होगा सर, a का मान भी बना गया। वाह वाह वाह, मतलब a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान 1 है। मतलब वास्तविकता में यहाँ पर जो सूत्र बना बेटा, जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो फॉर्मूला बना है f बराबर k, ये हमें नहीं पता, यहाँ पर वो है r की घात 1 v की घात 1 n की घात 1, या मैं लिख सकता हूँ f बराबर होगा k r v, मतलब सबकी घात 1 1 फॉर्मूला हो सकता है ना, ये गुणा में भाग में गुणा में, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि तीनों वास्तविकता में गुणा में ही है और सबकी घात 1 1 है। विमीय रूप से चीज सही होनी चाहिए, या ऐसा वास्तविक फॉर्मूला जो भौतिक सूत्र है इसका, ये तो मैंने विमीय रूप से निकाला, लेकिन भौतिक रूप से सही मतलब जो फिजिक्स में सही फॉर्मूला है वो होता है, भौतिक सूत्र जो इसका होता है वो मैं आपको सही फॉर्मूला बता देता हूं। अब मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों को पता भी होगा, ये होता है f बराबर 6 पाई ईटा r v, ये सही है और ये हमने निकाल लिया। तो देखो बेटा ये निकालो, ये k का मान 6 पाई होता है, ये तो नियतांक था। अब 6 पाई कैसे पता चला, उसने एक्सपेरिमेंट करे तो उसने 6 पाई मान निकाल दिया। तो इस तरीके से हम कोई एक अज्ञात सूत्र है या हमें नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा, कहां को आया है, कहां को जाएगा, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमने यहां पर उसका सूत्र निकाल दिया या विमीय रूप से क्या सही बात होगी वो निकाल दी। क्लियर है कहानी बेटा। तो इस हिसाब से हम आगे बातें कर सकते हैं। चलो तो ऐसे हमें और भी फॉर्मूले कहते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आप डिराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पर सरल लोलक, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर बोला सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, आवर्त का मतलब टाइम पीरियड मतलब टी, इसकी विमा होगी टी। अब ये बोला कि ये निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर, द्रव्यमान मतलब m, तो m की विमा क्या होगी, m ही होगी सर, m1 होगी, l0 होगी, t1 होगी, t0 होगी, सॉरी। इसी प्रकार से और किस पर निर्भर कर रहा है, यह निर्भर कर रहा है सर कि यहाँ पर l पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, तो लंबाई जो होगी वो l होगी या l होगा l1 होगा। ऐसे समय पर निर्भर कर रहा है, समय क्या होगा, समय होगा t बोला है भैया, और सॉरी समय नहीं बोला, g बोला है सर, एक्सट्रीमली सॉरी, g बोला है, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो है तो त्वरण, तो इसकी विमा हो जाएगी m0 l1 t-2। अब बोला है कि आवर्तकाल यहाँ पे इनके ml और g के घातों के गुणनफल में है, तो आपको क्या इसकी घात बतानी है, क्या है, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करके देख लेते क्या आ रहा है। यहाँ पर t जो होगा सर वो होना चाहिए, t समानुपाती होना चाहिए m की घात a, l की घात b और
क्या बचा जी की घात सी। अब एबीसी का मान निकालेंगे तो हमें अवकल का सूत्र जो है वो पता चल जाएगा। तो अभी हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया समान पद टी आएगा। ये टी है भैया, टी की विमा टी ही होती है m0। जैसे एक बार लिख देता हूं मैं पूरी विमा यहां पर, टी है बटा अवकल, तो उसकी विमा क्या होगी, जो सर m0 L0 T1 और कुछ भी नहीं होगा, T1 होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर होगा कि ये विमा है m, तो m की घात a हो चुका है, ठीक है। l क्या है सर, l तो लंबाई है, इसकी घात b हो चुका है। और g क्या है, g होगा सर m0 L1 T-2 की घात c। अच्छा, तो ये सर यहाँ पर ये जो है m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1 बराबर होगा। यहाँ पर m की घात क्या है सर, एक यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ लिख सकता हूँ सर m की घात 1 ही बचेगा केवल। अच्छा, गुणा में अगर मैं l लिखूंगा तो l क्या आएगा सर, l यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, मतलब b प्लस c होगा यहाँ पर। अरे यहाँ पर b है बेटा, यहाँ पर घात c होगी, तो गुणा में तो ऊपर जोड़ देंगे हम। समय क्या होगा, समय सर केवल इसी के पास, तो -2c हो गया। तो यहाँ पर सर मैं लिख सकता हूँ a का मान तो 0 आ गया, b प्लस c का मान भी 0 होगा, और -2c का मान 1 होगा। तो यहाँ से c का मान आ गया -1/2 बेटा। तो अगर c 1/2 है बेटा, तो मैं b लिख सकता हूँ बस b - c के बराबर या 1/2 होगा, और a तो 0 है। मतलब जो सूत्र बनेगा वो द्रव्यमान पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा है ना, द्रव्यमान की घात 0 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं p बराबर k m की पावर 0 l की घात 1/2 और g की घात -1/2, या मैं चाहूँ लिख सकता हूँ k है ना। देखो ये हो जाएगा घात 1/2 मतलब रूट, तो रूट l ये -1/2 है, तो g नीचे आ जाएगा। ये t का फॉर्मूला बन गया, या t की वैल्यू आ गई बेटा। क्लियर है कहानी। तो ऐसे इस हिसाब से हम बड़ी आसानी से कहानी को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आया मजा। चलो, अच्छा सर भौतिक रूप से सूत्र क्या होता है, भौतिक रूप से जो सही सूत्र होता है वो t बराबर 2 पाई √ l बटा g होता है। वैसे इसको हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने विमीय विश्लेषण पढ़ा तो विमीय रूप से करके देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना, और इसमें एक आखिरी अनुप्रयोग की बात करते हैं कि दिए गए भौतिक संबंध की विमीय रूप से सत्यता की जांच करना, है ना। बेटा जो सत्यता की जांच करना होता है, सत्यता की जांच करना होता है, इसके लिए हमें एक समरूपता सिद्धांत पढ़ना होगा, समरूपता का नियम। आगे समरूपता का नियम क्या कहता है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा अगली क्लास में बढ़िया से चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय भी कम है, और फिर समरूपता का नियम, और हम इसमें पढ़ने जाएंगे तो काफी समय लगता है। तो ये सब कुछ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि समरूपता का नियम क्या होता है और विमीय रूप से हम कैसे सत्यता जांच सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है हम थोड़ा बहुत पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके मतलब यहाँ पर भी हमने देखा कि ये अवकल जो है, अवकल इन भौतिक राशि पर निर्भर करता है। तो इसको हम उल्टे तरीके से एबीसी ना मानते हुए किसी दूसरे तरीके से समझेंगे कि अगर कोई भी हमने भौतिक फॉर्मूला पढ़ा तो वो विमीय रूप से सही होना चाहिए, है ना। मतलब बल बराबर, अगर बल बराबर 6 मीटर आर है तो नीटा इंटू आर इंटू वी की विमाएं बल के बराबर होनी चाहिए, वही बात हमने पीछे करी थी ना। उसी को हम और बेहतर तरीके से एक बढ़िया समरूपता के नियम से पढ़ेंगे, समरूपता का नियम हम पढ़ेंगे और उससे जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, है ना। अभी क्विज के रूप में 2 बहुत ही आसान से सवाल दे रहा हूं, उनके जवाब बताओ, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम समरूपता का सिद्धांत, समरूपता के बारे में ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं बेटा। और उसके अलावा हम उसमें सार्थक अंक की भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलो भैया, तो एक आसान सा सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ। एसआई पद्धति में मात्रक दाब का मात्रक क्या होगा, पास्कल, डायन प्रति सेंटीमीटर, वायुमंडल। तुम वायुमंडलीय दाब कर लेते हो, ज्यादा सही वायुमंडलीय दाब होता है। एसआई पद्धति में क्या होगा, 10 सेकंड का समय, आसान सा सवाल। चलो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर एसआई पद्धति में दाब का मात्रक निकालना है। तो सर एसआई पद्धति में मात्रक निकालना तो विमा पता तो मजा आ जाए। तो दाब की जो विमा होती है बेटा, वो बल बटा क्षेत्रफल होता है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। दाब की विमा भी निकाल के देखी थी, m1 L - 1 T - 2। अरे देखा था भैया, है ना। अब यहाँ से मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक, तो सर मात्रक को हम लिखेंगे यहाँ से, ये हो गया, ये क्या है भैया, है ना, ये है सर केजी, ये है बटे में माइनस है, मतलब बटे में माइनस, घात में माइनस है, बटे में मीटर और सेकंड स्क्वायर। बेटा इस चीज को हम पास्कल कहते हैं ना, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, या हम चाहे तो इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी सीधे सीधे कह सकते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पास्कल, पास्कल सही जवाब होगा। क्लियर बेटा। चलो इसी प्रकार से बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक और सवाल करते हैं। यदि मापन की 2 पद्धतियों में U1 U2 2 मात्रक चुने गए तथा उनके आंकिक मान N1 और N2 है, तो क्या सही होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही होगी, जल्दी से इसका जवाब बताइए, 10 सेकंड का समय आ गया। चलो भैया, चलो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। आसान सी बात हमने पढ़ा, N1 U1 बराबर होता है N2 U2 के, बस यही चीज देखना थी। N1 U1 बराबर N2 U2 के, पहला जवाब सही होगा। चलो बेटा, आज हमने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों पे काफी चर्चा करी। हमने ये देखा, सबसे पहले ये देखा कि अगर मेरे पास विमा हो तो मैं उससे मात्रक ज्ञात कर सकता हूं। फिर उसके बाद अगर मेरे पास मात्रक है तो उनको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मैं आसानी से बदल सकता हूं। फिर उसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि अगर मेरे पास कोई भी एक नियतांक जैसे G, H, इनके हम कैसे विमाएं ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र से हम आसानी से इनकी विमाएं निकाल सकते हैं। फिर आने वाले अनुप्रयोग में हमने ये सीखा कि अगर मुझे ये पता है कि एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर कैसे निर्भर कर सकती है, तो मैं उसका सूत्र बता सकता हूं आपको, है ना। मैं बता सकता हूं कि उनका सूत्र किन बातों पर निर्भर करेगा। क्लियर बेटा। साथ ही साथ मैं ये भी देख सकता हूं, आगे आने वाली क्लास में दिखूंगा भी इसे, कि अगर मेरे पास एक समीकरण है तो उसकी सत्यता कैसे जांचेंगे, मतलब कि वह विमीय रूप से सही है या नहीं है ना, भौतिक रूप से सही या नहीं है आने वाले समय में हमें पता चलेगा, फिजिक्स और ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन विमीय रूप से सत्यता कैसे जांचेंगे वो हम समरूपता के नियम से आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो बेटा ये हमने आज पढ़ लिया है, होमवर्क करवा के आपको मिल जाएगा, कल की क्लास में मिलते हैं जिसमें हम विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में ही क्या देखेंगे भैया, समरूपता का नियम देखने वाले हैं इसे में, और सार्थक अंक पर चर्चा करेंगे। अगर समय बचता है तो हम त्रुटियों के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, त्रुटियां होती है, त्रुटियों के प्रकार क्या होते हैं। बाकी कल जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा समरूपता का नियम और उसके अलावा विमीय विश्लेषण पे जो सवाल करेंगे, आज की क्लास में सवाल कम करें, थोड़ी ज्यादा पड़ी, अगली क्लास में बहुत सारे सवाल करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी कल करेंगे। ठीक है बेटा, तो जितना पढ़ाई रिवाइज कर लेना, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।